हेलो एवरीवन, हम हिंदी के टॉपिक कर रहे थे एपीओ के लिए और आरजेएस के लिए। आज हम देखते हैं आगे का टॉपिक विराम चिन्हों का प्रयोग। तो आज हम देखते हैं विराम चिन्हों के बारे में। हम आज देखते हैं, पहले हम देखते हैं विराम चिन्ह होते क्या हैं। तो ये कह रहा है विराम शब्द का अर्थ है रुकना या ठहरना। मतलब विराम शब्दों का अर्थ क्या है? रुकना या ठहरना। किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहते समय अनेक बार बीच बीच में रुकना पड़ता है या ठहरना पड़ता है। मतलब कोई बात हम करते हैं तो रुक रुक के करते हैं, तो उसके लिए ये बता रहा है। यह विराम कभी श्वास लेने के लिए होता है, तो कभी कभी बात पर बल देने के लिए भी होता है, तो कभी आश्चर्य आदि भावों को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। तो हम जो गैप लेते हैं तो कभी कभी तो सांस लेने के लिए लेते हैं, कभी कभी अपनी बात को समझाने के लिए लेते हैं, कभी कभी आश्चर्यचकित करने के लिए लेते हैं और कभी कभी अपनी बात पर बल देने के लिए लेते हैं। अतः भाषा के लिखित रूप में इन्हीं ठहराव के स्थानों पर जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें हम कहते हैं विराम चिन्ह। तो हमने देखा विराम चिन्ह क्या होते हैं। तो कह रहा है अतः भाषा के लिखित रूप में इन्हीं ठहराव के स्थानों पर जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही हम व्याकरण में विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह के बारे में देखते हैं कि विराम चिन्ह तो इसमें हम 20 प्रकार के विराम चिन्हों के बारे में, जो चिन्ह है संकेत चिन्ह है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ते हैं हम अल्प विराम। फर्स्ट है हमारा अल्प विराम। तो अल्प विराम क्या है? तो अल्प विराम का क्या होता है सिंबल? ये अल्प विराम का होता है। तो कह रहा वाक्य में जब सबसे कम समय के लिए हमें रुकना होता है, जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं उसमें कम समय के लिए रुकना होता है, तब अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वैसे तब हम क्या करते हैं? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य में एक स्थान पर समान शब्दों को अलग अलग करने के लिए, जैसे हम काफ़ी नाम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं सोनाक्षी, तो हम लगा देते हैं अल्पविराम लगाते हैं, फिर लिखते करीना, फिर अल्पविराम लगा देते, फिर लिख देते सोनी। तो ये ऐसे करते हैं। वाक्य में एक स्थान पर समान चिन्हों के शब्दों को अलग अलग करने के लिए हम करते हैं अल्पविराम का प्रयोग। आगे कह रहा है सेकंड वाला, वाक्य में एक स्थान पर वाक्य के आरंभ में आने वाले हाँ या नहीं के बाद। तो ये कह रहा है अगर कोई वाक्य है जो शुरू हो रहा है हाँ या ना से शुरू हो रहा है, तब भी हम उसमें अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हाँ हम आज चलेंगे, हाँ हम आज खेलेंगे, हाँ हम आज पढ़ेंगे, नहीं मैं आज नहीं जा सकता, नहीं मैं आज नहीं खेलूँगा। तो इसमें हमने नहीं या हाँ पहले आया उसके लिए प्रयोग किया है, तो उसके लिए हम अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। आगे बता रहा है कब और करेंगे। तो ये बता रहा है वाक्य में प्रयुक्त उपवाक्यों को अलग करने के लिए भी करते हैं। जैसे दो वाक्य हैं, उनमें दो वाक्यों को अलग अलग करने के लिए भी करते हैं। तो कह रहा है वाक्य में प्रयुक्त उपवाक्यों को अलग करने के लिए करते हैं। जैसे जो परिश्रम करते हैं, तो यहाँ कर दिया जो परिश्रम करते हैं, फिर वो क्या है? वे अवश्य सफल होते हैं। तो ये कह रहा है जो परिश्रम करते हैं वो अवश्य सफल होते हैं। तो यहाँ पे जो परिश्रम करते हैं यहाँ पे हमने लगा दिया, फिर आगे कर दिया जो यहाँ लगाएंगे और उसके बाद वे अवश्य सफल होते हैं। तो ये दो वाक्य हैं, एक वाक्य दूसरा उपवाक्य है, तो इसे अलग करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे करते हैं। आगे किसी का कथन उद्बुद्ध करते समय उदाहरण चिन्हों से पूर्व, उदाहरण चिन्हों से, जैसे किसी का कथन बता रहे, किसी के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें बता रहा है ये वाक्य में प्रयुक्त उपवाक्य किसी का कथन उद्बुद्ध करते समय उद्धरण चिन्हों से पूर्व का हम इसका प्रयोग करते हैं अल्पविराम का। जैसे अध्यापक कहते हैं सदा सत्य बोलो, माताजी कहती हैं समय पर सो जाओ, पिताजी कहते हैं डेली पढ़ने जाओ सदा। तो ये क्या है? ये अल्पविराम है। आगे संबोधक को शेष वाक्य से अलग करने के लिए, संबोधक शब्द होते हैं उन्हें अलग करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्पविराम करते हैं। जैसे श्रीमान अब मैं जाता हूँ, श्रीमान अब मैं जाता हूँ। तो ये हो गया। आगे है
पत्र में अभिवादन या संबोधन के बाद समापन में अवधि आदि के बाद पता यथा दिनांक के बाद, तो इसमें हम इसका अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। आगे बता रहा अर्धविराम। अब आगे हम दूसरे पे आते हैं। पहले हमने अल्पविराम पढ़ लिया, अब हम अर्धविराम पढ़ेंगे। अर्धविराम में कह रहा है वाक्य में जहाँ अल्पविराम से कुछ अधिक तथा अपूर्ण विराम में कुछ कम रुकना हो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। तो ये कह रहा है जहाँ वाक्य में जहाँ अल्पविराम से कुछ अधिक तथा अपूर्ण विराम से कुछ कम रुकना हो तो वहाँ पर हम क्या बनाते हैं, वहाँ पर हम अर्धविराम कहते हैं इसे। जैसे राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ने देश को आज़ादी दिलाई, सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। ये पता नहीं क्या है, इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अर्धविराम कहाँ यूज करते हैं, तो ये कह रहा है वाक्य में जहाँ अल्पविराम से कुछ अधिक तथा अपूर्ण विराम से कुछ कम रुकना हो तो हम वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। आगे आ जाते हैं हम। आगे जरा अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम का क्या है, तो ये अपूर्ण विराम की ये दो सिंबल हैं। अपूर्ण विराम होता है ये, तो कह रहा है ये अपूर्ण विराम क्या है, तो ये बता दिया ऐसे बनता है। तो ये कह रहा है अब जब समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच समुच्चयबोधक अव्यय प्रमुख न हो उस स्थिति में उनके बीच अपूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। यथा जैसे कठोर प्रश्न के बाद लगाइए अपूर्ण विराम, सफलता का आधार है। फिर आगे छोटा परिवार, फिर यहाँ पे ये अपूर्ण विराम लगाए सुखी परिवार है। अब आ जाते हैं हम पूर्ण विराम का। पूर्ण विराम में क्या है, पूर्ण विराम कैसे लगेगा, ऐसे ये रहा। अब ये कह रहा है सामान्यतः किसी कथन के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कोई सामान्य कथन कोई पूरा हो गया तो हम उसे पूर्ण विराम लगा देते हैं। तो जैसे ये आगे पॉइंट दे रखे हैं, इसमें कह रहा है पहला पॉइंट कह रहा है प्रश्नवाचक या विषमादिवाचक वाक्यों को अतिरिक्त प्रत्येक वाक्य के अंत में प्रधानमंत्री ने शपथ ली। तो यहाँ पे कह रहा है अंत में प्रधानमंत्री ने शपथ ली, बात खत्म, तो इसमें लगा दिया इसने पूर्ण विराम। सेकंड, तो कह रहा वाक्य में जब अप्रत्यक्ष प्रश्न हो, जैसे अप्रत्यक्ष प्रश्न हो, तो कह रहा कौन बताएगा कि मोहन कहाँ रहता है। तो ये क्या कर रहा है, ये प्रश्न कर रहा है, तो फिर क्या ये आप लगा दिया, ये पूरा वाक्य हो गया तो अपूर्ण विराम लगा दिया। अब आ जाते हैं आगे। अब कह रहा है प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक चिन्ह के बारे में कह रहा है। प्रश्न सूचक चिन्ह क्या है, ये है हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह। कह रहा जिन परिस्थितियों में वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं, जिसमें प्रश्न होते हैं। किसी प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में आपका ऑफिस कहाँ है, तो यहाँ क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, जहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। तो ये आपका ऑफिस कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये प्रश्नवाचक है, तो प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। अब आ जाते संबोधक चिन्ह। तो संबोधक चिन्ह का सिंबल ये है, इसे कहते हैं संबोधक चिन्ह। तो कह रहा वाक्य में जब किसी को बुलाया जाए, पुकारा जाए या संबोधित किया जाए तब हम लगाते हैं संबंध बोधक चिन्ह। जैसे प्यारे बच्चों ये करके यूँ, प्यारे बच्चों हमेशा बड़ों का आदर करो, तो ये हो गया हमारा संबोधक चिन्ह। आगे आ जाता है विषमबोधक चिन्ह। कह रहा विषमबोधक चिन्ह क्या है, विषमबोधक चिन्ह ऐसे लगाते हैं यूँ करके, बिंदी रख दो नीचे, ऐसे होते हैं विषमबोधक चिन्ह। तो ये कह रहा है विषमबोधक चिन्ह में यदि वाक्य में आश्चर्य विस्मय हर्ष शोक घृणा आदि भाव प्रकट हो, मतलब जिसमें कोई भाव प्रकट हो रहा है, चाहे शोक का हो, घृणा का हो, भाव का हो, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे हम विषमबोधक चिन्ह लगाते हैं। यह चिन्ह संबोधक की तरह का ही होता है। इसका प्रयोग विस्मयादि बोधक पदों पर
बंदों या वाक्य के अंत में भी होता है। वह आज तो खाने में मिठाई मिलेगी। वाह, हाय, ऐसा हो गया। ओहो, ये क्या हुआ। तो ये क्या है, जिसमें हम विषमबोधक चिन्ह लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भावना हो, आश्चर्य हो, शोक हो, घृणा हो, कोई भाव प्रकट होता है, उसे हम कहते हैं विषमबोधक चिन्ह। अब आगे उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह, अपरिविराम इन्हें कहते हैं। इनका सिंबल ये है। तो ये कह रहा है जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करना हो, तो हम क्या करते हैं, उसे उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, तो कहता तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पे ये कौन सा उद्धरण चिन्ह हो गया। तो ये हो गया। आगे, जब किसी लिखित सामग्री से उसका अंश मूल रूप से उद्धृत करना हो, तभी हम क्या करते हैं, उद्धरण चिन्ह लगाते। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अपरिहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो ये क्या है, उद्धरण चिन्ह। क्या है, उद्धरण चिन्ह। आगे अब आ जाते हैं हम योजक या संयोजक चिन्ह। योजक या संयोजक चिन्ह। तो योजक संयोजक चिन्ह क्या है, ये है सिंबल योजक या संयोजक चिन्ह का। ठीक है, तो इसमें कह रहा निम्न दशाओं में इसका प्रयोग होता है। तो इसमें पॉइंट बता रहा है कि कब कब इसका प्रयोग होता है। जो योजक या संयोजक या विभाजक या समासिक चिन्ह कहा जाता है, उसका कहाँ का प्रयोग होता है, तो ये पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट बता रहा है, जब दो शब्दों को जोड़ना हो अर्थात द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में इसका प्रयोग होता है योजक चिन्ह का। जैसे माता पिता, बीच में ये लगा योजक चिन्ह। सुख दुख, रात दिन, तो ये हो गया योजक चिन्ह। दूसरा पॉइंट कहता है, जब एक शब्द की पुनरुक्ति हो, तो उनके बीच में, जब दो शब्द हैं, जब बार बार दोनों शब्द आ रहे हैं, तो कह रहा है जब एक शब्द की पुनरुक्ति हो, मैं दोबारा भी आए, तब भी हम उसके बीच में योजक चिन्ह लगा दें। जैसे धीरे धीरे, चलते चलते। ठीक है, तो ये क्या है, कौन कौन, कहाँ कहाँ, इधर इधर, तो क्या है, ये योजक चिन्ह लगेगा इसमें। आगे आ जाते हैं हम सी। जब वाक्य में तुलना का भाव हो, तब सा सी से पहले क्या आएगा, योजक चिन्ह। तुम सा, तुम सा, तो यहाँ योजक चिन्ह होगा। भरत सा भाई, तो कह रहा है सा सी से पहले आता है, तो वहाँ क्या हो जाता है, योजक चिन्ह लगाया जाएगा। आगे वाला पॉइंट कह रहा है, जब शब्दों में लिखी जाने वाली संख्याएं या उनके अंशों के बीच में लगाया जाता है। जब कोई शब्द लिखे जाते हैं, जो अंशों के बीच में लगाया जाता है, जो शब्दों और अंकों के बीच में लगाया, शब्दों में लिखी जाने वाली संख्या है कोई, या उनके अंशों के बीच में लगाया जाता है। जैसे 1/4, इसमें बीच में लगा दिया। 2/3, 1/4, 2/3, तो इसमें क्या है, ये इसमें लगाया जाएगा योजक चिन्ह। ठीक है, आगे कहते हैं निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह ये है हमारा निर्देशक चिन्ह। तो ये कब लगाया जाता है, इसका चिन्ह संयोजक चिन्ह से कुछ लंबा होता है। निर्देशक चिन्ह का क्या होता है, जो संयोजक चिन्ह से क्या होता है, लंबा होता है। संयोजक चिन्ह तो शब्दों के बीच प्रयुक्त होता है, किंतु निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निम्न दशाओं में होता है। अब कब कब होता है, देखते हैं। जब वाक्य में एक से अधिक समान वस्तुएं या कथन का निर्देश हो, जब एक से अधिक समान वस्तुएं या निर्देश हो, तब लगाया जाता है निर्देशक चिन्ह। तो ये क्या कह रहा है, यथा संज्ञा तीन प्रकार की होती है। यथा संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो ये क्या है, ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये देखो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब आगे अब आ जाता है विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह क्या है, ये हमारा विवरण चिन्ह होता है। तो ये कह रहा है, जब किसी का उदाहरण प्रस्तुत करते हो या किसी का विवरण प्रस्तुत करना हो, तो विवरण के पूर्व प्रयुक्त किए जाने वाले चिन्ह को हम क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह कहते हैं। जैसे निम्न शब्दों की परिभाषा दी है,
सर्वनाम, विशेषण, समास। तो यहाँ क्या हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तब हम क्या करेंगे, तब हम डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे हम लिखते नहीं है, जैसे अब लिख देते हैं, जैसे संज्ञा, परिभाषा लिखते हैं संज्ञा, फिर हम ऐसे कर देते हैं यूँ करके, यूँ फिर हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसे उसे ही हम कहते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह। आगे 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 आता है हमारा हंसपद विस्मरण चिन्ह। हाँ, इसे कहते हैं हंसपद या विस्मरण चिन्ह। इसमें क्या है, ये वगैरह जब अब इसे देखते कब यूज करते हैं, ये चिन्ह कैसा होता है, ऐसे करके। तो इसे का यूज हम कब करते हैं, देखते हैं। लिखते समय बाकी में कुछ अंश लिखने में रह जाता है, मतलब कुछ चीज़ लिख रही तो उसमें क्या है, कुछ रह गया लिखने के लिए में रह जाता, तब वाक्य में नीचे उक्त चिन्हों का प्रयोग कर ऊपर वह शब्द लिख दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हंसपद। जैसे हम लिखते हैं ना, किसी का नाम रह गया तो हम यूँ करके लगा देते हैं, यूँ कर लगा के ऊपर लिख देते हैं, कुछ भी कुछ रह जाता है वहाँ क्या करते हैं, यूँ करके ऊपर लिख देते हैं, तो ये क्या है, हमारा हंसपद है, विस्मरण चिन्ह। अब आ जाते हैं तुल्यता या समता सूचक चिन्ह। तुल्यता या समान मतलब समता सूचक चिन्ह, जिसमें क्या, जैसे बराबर कोई चीज़ हो तो उसके बराबर, तो उसके लिए ये चिन्ह का यूज होता है, इसे हम कहते हैं तुल्यता या समता सूचक चिन्ह। लिखते समय जब किसी शब्द का समान अर्थ बतलाना हो, एक दूसरे के समान मूल्य या मान का बोध कराना हो, तो हम उसे कहते हैं तुल्यता या समता सूचक चिन्ह प्रयुक्त होता है। जैसे पानी बराबर अर्धांगिनी, तो ये बराबर होता है 1 किलो बराबर इतना। पानी नहीं, पत्नी है, पत्नी बराबर अर्धांगिनी। 1 किलो मतलब 1000 मीटर। 20 + 5 बराबर 25, तो ये है। अब आ जाते कोष्ठक चिन्ह, तो ये है बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, महिला कोष्ठक, तो ये कोष्ठक दो रखे हैं। तो कह रहा है जब वाक्य के बीच किसी शब्द या उसके अर्थ के विषय में और जानकारी देनी होती है, पाठकों की सुविधा के लिए उस जानकारी को कोष्ठक में दी जाती है। जब कोई एक्स्ट्रा जानकारी दी जानी चाहिए तो वो कोष्ठक में लिख देते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोष्ठक चिन्ह। जैसे हिंदी भाषा में व्याकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, अब इसका देखेंगे। जैसे इसमें बता रहा है हिंदी भाषा में व्याकरण क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो व्याकरण तो यहाँ ग्रामर लिख दिया, तो ये क्या पुस्तक में लिखना है। अब आ जाता है संप्रेषण चिन्ह। संप्रेषण चिन्ह या लाघव चिन्ह, तो ये संप्रेषण चिन्ह का सिंबल ये है। तो ये कह रहा है जब किसी लंबे समय को उसके छोटे रूप में लिखे जाते हैं, जब किसी लंबा कोई शब्द है उसे छोटे रूप में लिखा जाता है, लिखे हो, तो उस संयुक्त शब्द के आग अक्षर प्रथम अक्षर को लेकर उनके साथ शून्य का चिन्ह लगा देते हैं, तब यह चिन्ह संप्रेषण कहलाता है, तथा इसका चिन्ह संप्रेषण या लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे हम लिखते हैं ना, डॉक्टर करके यूँ बिंदी रख दी, मिस्टर करके यूँ बिंदी रख दी, और कहते हैं LLB LLB, तो ये लगते हैं कि नहीं, तो ये क्या है, BA, ये क्या है, ये संप्रेषण चिन्ह है। अब कह रहा इतश्री, 15 में आ रहा है इतश्री। श्री मतलब श्री के ये वाले चिन्ह हैं। पुस्तक के किसी अध्याय की समाप्ति पर या उत्तर की समाप्ति में प्रयुक्त चिन्हों को इतश्री चिन्ह कहते हैं, मतलब समाप्त हो जाने के बाद ये चिन्ह लगाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं इतश्री चिन्ह। या तो यूं करके लगा देते हैं, या फिर यूं लगा देते हैं, या यूं करके लगा देते हैं, मतलब समाप्त होने के बाद, इसे कहते हैं इतश्री चिन्ह। अब कहते हैं विकल्प चिन्ह। तो विकल्प चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहा है जब कहीं दो में से किसी एक का चयन करना हो, तब इन दोनों शब्दों के बीच में प्रयुक्त चिन्ह को विकल्प चिन्ह कहते हैं। तो विकल्प चिन्ह कहते हैं, ठीक है। जैसे राधा या गीता, तो ये क्या है,
विकल्प चिन्ह। आप इसमें से दो हैं, दो में से एक किसी को चुन सकते हैं। तो ये हुए विकल्प चिन्ह। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह होते हैं ये लोप चिन्ह माने जाते हैं, यूं यूं करके लगा देते हैं या फिर ऐसे ऐसे करके यूज करते हैं, ये होते हैं लोप चिन्ह। अगर किसी वाक्य के अंत में जब कुछ अंश छोड़ दे दिया है, जब कुछ अंश छोड़ दिया या किसी घटना के बीच में समय का अंतराल हो, तब लोप चिन्हों का प्रयोग होता है, तो हम इसे कहते हैं लोप चिन्ह। अब कहते हैं पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह का क्या है? यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके, इन्हें कहते हैं पुनरुक्ति चिन्ह। तो ये रहा, जब किसी ऊपर लिखी बात को नीचे जो का त्यों लिखना हो, तब उसे जो का त्यों लिखने की अपेक्षा उनके नीचे जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें पुनरुक्ति चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जैसा ऊपर लिखा है वैसा नीचे लिखने के लिए लिखा जा रहा है, तो फिर हम उन्हें पुनरुक्ति चिन्हों का यूज कर लेते हैं। अब कह रहा है संकेत चिन्ह। संकेत चिन्ह क्या? यूं करके, यूं 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 यूं, ये संकेत चिन्ह, यूं ये संकेत चिन्ह, ये क्या है? संकेत चिन्ह। तो इन्हें संकेत चिन्ह कहते हैं। तो ये कह रहा है संकेत चिन्ह के बारे में, जब लिखे हुए अवतरण के किसी शब्द का परिचय देना हो, जब लिखे हुए अवतरण के किसी शब्द का परिचय देना हो या कुछ अंश जोड़ना हो, तब उस शब्द के साथ या जोड़े जाने वाले अंश के स्थान पर चिन्ह लगाकर उसी चिन्ह का प्रयोग उसी पृष्ठ पर नीचे कर उस अंश को उल्लेख कर दिया जाता है, तब उसे कहते हैं संकेत चिन्ह। ठीक है, तो क्या कह रहा है? जब लिखे हुए अवतरण के किसी शब्द का परिचय देना हो, किसी शब्द का क्या देना हो? परिचय देना हो या कुछ अंश जोड़ना हो, तब उस शब्द के साथ या जोड़े जाने वाले अंश के स्थान पर चिन्ह लगाकर उसी चिन्ह का प्रयोग उसी पृष्ठ पर नीचे कर उस अंश को उल्लेख कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं संकेत चिन्ह। तो आज हमने टॉपिक किया है विराम चिन्हों का। आगे के टॉपिक हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।